नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हमारी पुस्तक है उसमें हम इकाई 4 और अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 का ये विषय है। अभी तक आप मानव बस्ती पर 2 भाग देख चुके हैं। आज हम तीसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज मैं ये ज़रूर आपको बता दूं कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रश्नों पर आधारित हैं। मतलब किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं और हम उनमें क्या क्या गलतियां करते हैं उस पर आधारित होंगे। इस अध्याय में से 5 अंक का प्रश्न आता है, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का एक बड़ा प्रश्न आता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें हम आज चर्चा करेंगे वो है उपनगरीयकरण, बस्ती के प्रकार और बस्ती के प्रारूप में अंतर। बच्चों, आप प्रकार और प्रारूप में कई बार गलतियां परीक्षा में कर लेते हैं, इसलिए आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। तीसरा बिंदु है नगरी बस्ती का वर्गीकरण और कार्यात्मक वर्गीकरण। इन दोनों में भी अंतर है। नगरीय बस्ती वर्गीकरण का अर्थ है संख्यात्मक वर्गीकरण और कार्यात्मक के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। नगरों के आकार के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण होगा और नगरों के प्रकार जो जनसंख्या के आधार पर हैं वो किस तरह से हम उसे लिखेंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय आपके पुस्तक में है जो है स्थान यानी साइट और स्थिति यानी सिचुएशन में क्या अंतर है। आज मुख्य रूप से हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए उपनगरीकरण को समझते हैं। उपनगरीकरण ये एक नवीन नगरीकरण की प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ से दूर चला जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ट्रैफिक बहुत अधिक रहता है। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए वो शहर से बाहर स्वच्छ और खुले हुए भागों में रहना पसंद करता है या कार्य करने को जाता है, जहाँ वो प्रतिदिन हज़ारों लोग अपने घरों से कार्यस्थलों को आते और जाते हैं। जैसा कि आपने दिल्ली के आसपास, नोएडा और फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में देखा है कि दिल्ली में बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषण फैल गया है, जिसके कारण लोग उनके आसपास के क्षेत्रों में उपनगरों में रहते हैं और दिल्ली मुख्य नगर में कार्य करने के लिए आते हैं। तो यही उपनगरीयकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली नगरीकरण का फैलाव और मुंबई नगरीकरण का। आप जानते हैं कि मुंबई के आसपास के लोग भी मुख्य मुंबई शहर में प्रतिदिन नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या फिर शिक्षा के लिए आते हैं और लौट जाते हैं। अब मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे वो है बस्ती के प्रकार और प्रारूप में अंतर। बच्चों, यहाँ आप 4 अंक का प्रश्न इसमें से ज़रूर आता है, तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे कि बस्ती के प्रकार में हम क्या उत्तर लिखेंगे और बस्ती के प्रारूपों में हम क्या उत्तर लिखेंगे। यहाँ गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए आप ध्यान से समझें। सबसे पहले बस्ती के प्रकार। बस्ती के प्रकारों को 2 भागों में बांट दिया है, सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। सहत का अर्थ होता है सघन बस्ती, प्रकीर्ण का अर्थ होता है छितरी हुई या दूर दूर बसी हुई बस्तियाँ। तो चलिए इसको हम विस्तार से देखेंगे कि बस्ती के प्रकारों में जो सहन बस्ती है, जिसको कि हम सघन बस्ती भी कहते हैं, इसमें ये सघन होती है। इसमें मकान एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और सकरी सकरी गलियाँ होती हैं। अधिकतर इस प्रकार की बस्तियाँ नगरों, जो नदी के घाटी के उपजाऊ मैदानों में अधिकतर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से समुदाय के रूप में, मतलब संगठित समुदाय के रूप में रहते हैं और एक ही तरह का काम, मतलब एक ही तरह का व्यवसाय अधिकतर करते हैं। तो सघन बस्तियों की ये विशेषताएं हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं, आपके चित्र में दिखाई दे रहा है कानपुर शहर, जो कि चमड़े के व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हिरोशिमा नगर ये भी
उसके लिए प्रसिद्ध है। और सेंडा बस्ती आप देख रहे हैं कि विशेष प्रकार की बस्ती है जो कि केवल गुलाबी रंग से दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार की बस्तियां सघन बस्तियों के उदाहरण हैं। दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्तियों का अर्थ होता है दूर दूर बसी हुई बस्तियां। इसमें मकान दूर दूर होते हैं और एक ही सांस्कृतिक आकृति, मतलब या तो वो पूजा स्थल के कारण प्रसिद्ध होंगे या किसी बाजार के कारण प्रसिद्ध होंगे या फिर किसी उद्योग के कारण प्रसिद्ध रहते हैं, तो वो इस प्रकार की प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती हैं। और यही कारण है कि ये बस्तियां आपस में एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं। तो प्रकीर्ण बस्ती और दूसरी बस्ती आपने समझ ली। अब देखेंगे हम, यहाँ देखिए आप चित्र में आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है और आप समझ भी पाएंगे कि प्रकीर्ण बस्ती का अर्थ होता है दूर दूर होना। इस प्रकार की बस्तियां अधिकतर मैदानों में पाई जाती हैं। आप कनाडा के प्रकीर्ण बस्तियों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये आप न्यूयॉर्क के ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों को देख रहे हैं। ये प्रकीर्ण बस्तियों के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे बस्तियों के प्रारूप। प्रकार में हमने पढ़ लिया कि सहज बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। अब जब प्रश्न आएगा कि बस्तियों के प्रारूपों का वर्णन करिए, तो फिर आप इसमें रूप लिखेंगे, जैसे रेखीय प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप आपके किताब में दिया हुआ है, और वृत्ताकार प्रतिरूप और दोहरा प्रतिरूप। मुख्य रूप से आप लिख लें, कॉपी पेंसिल हमेशा साथ में रखें और किताब में अंडरलाइन भी करते जाएं। रेखीय प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और दोहरा प्रतिरूप, ये बस्तियों के प्रारूप हैं। अब हमें इसे विस्तार से हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रेखीय प्रतिरूप, जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है। पहले चित्र में आप रेखीय प्रतिरूप देख रहे हैं। इसमें जो मानव बस्तियां होती हैं वो अधिकतर किसी सड़क के किनारे किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या फिर नदियों के किनारे फैलती हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक बस्ती जाती हैं और इस तरह से एक रेखात्मक रूप ले लेती हैं। तो इसे हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। आपके चित्र में आपको दिखाई दे रहा है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रतिरूप न्यूयॉर्क में अधिकतर देखने को मिलते हैं। ये है आयताकार प्रतिरूप। आयत का अर्थ होता है चौकोर से दिखाई देने वाले। इनका निर्माण समतल जो क्षेत्र होते हैं यानी मैदानी क्षेत्र में, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये प्लान्ड सिटीज़ होती हैं। यहाँ सड़कें, जो मुख्य सड़क है और जो उसके साथ वाली सड़कें हैं, वो सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसलिए इसका आकार चौकपट्टी भी कह सकते हैं या आयताकार प्रतिरूप भी इन्हें कहा जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप और अरीय प्रतिरूप में बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो वृत्ताकार, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, कि गोलाकार आकृति वाले प्रतिरूप। यदि किसी तालाब के किनारे या किसी झील के किनारे जब धीरे धीरे बस्तियां बस जाती हैं तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाती हैं। आप चित्र में देख पाएंगे, ये देखिए आयताकार प्रतिरूप इस प्रकार से भी बन जाता है कि एक मुख्य सड़क है और उसमें से जो उसकी सहायक सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इस प्रकार की आकृति हमें हमारे देश में चंडीगढ़ जो प्लान्ड सिटी है उसमें इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। साथ ही है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप में क्या होता है कि एक मुख्य सड़क से या किसी नदी के किनारे या मुख्य सड़क एक दूसरे को त्रिकोणीय आकृति में मिलती हैं, तो वहाँ उसके बीच वाले स्थित भूमि है, वहाँ बस्तियाँ बस जाती हैं और उसका आकार कुछ त्रिभुजाकार रूप में दिखाई देता है, जिसे हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था कि वृत्ताकार प्रतिरूप हमने पढ़ा था कि जब किसी तालाब या फिर झील के किनारे बस्तियाँ धीरे धीरे बस जाती हैं तो वो वृत्ताकार रूप यानी गोलाकार रूप ले लेती हैं। इन्हें हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप का अर्थ है जब किसी केंद्र से, चाहे वो बाजार हो या कोई धार्मिक स्थल हो या कोई उद्योग हो, उससे चारों तरफ जब सड़कें जाती हैं और बसावट
सड़क के किनारे किनारे हो जाता है तो वो तारा के आकार का दिखाई देता है। इस प्रकार के प्रतिरूप तारक प्रतिरूप कहलाते हैं। अब आगे देखिए, ये है तीरनुमा प्रतिरूप और दूसरा तारक प्रतिरूप। तो अभी हमने जो तारा प्रतिरूप देखा था वो इस तरह से भी दिखाई देता है। तीरनुमा प्रतिरूप में जब किसी नदी के मोड़ पर बस्तियां एक ओर बस जाती हैं तो उसका आकार कुछ तीरनुमा दिखाई देता है, यानी आगे का भाग नुकीला सा और नदी के मोड़ पर जो आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार रूप में बनती है, तो तीर की तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार तीर प्रतिरूप और तारक प्रतिरूप जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और कार्यात्मक वर्गीकरण। बच्चों, यहाँ पर भी आप ज़रूर नोट करिए कि जब हम बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे तो उसके आधार अलग होंगे और कार्यात्मक वर्गीकरण अलग होगा। बच्चों, ये प्रश्न भी 4 अंक का प्रश्न इसमें से आ सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा। नगरीय बस्ती का वर्गीकरण को हम 3 आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण करेंगे। पहला है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा व्यवसायिक संरचना के आधार पर और तीसरा प्रशासन के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर और प्रशासन के आधार पर। ये है नगरीय बस्ती का वर्गीकरण, और कार्यात्मक वर्गीकरण को हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि नगरीय बस्ती का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। नगरों के प्रकार जो जनसंख्या के आधार पर हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब हम आम भाषा में नगर और शहर को एक ही समझ लेते हैं, परंतु यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण होता है। पहला है नगर, दूसरा है शहर, तीसरा है सन्नगर, चौथा मिलियन सिटी और पांचवा विश्व नगरी। ये पहली बार ये शब्द आपको, क्योंकि आपकी अब पुस्तक एनसीईआरटी की है तो उसमें विश्व नगरी का वर्णन किया गया है। तो पहला है नगर, दूसरा है शहर, तीसरा सन्नगर, चौथा मिलियन सिटी और पांचवा विश्व नगरी। नगर जो होते हैं वहाँ की जनसंख्या 50,000 के करीब होती है। अधिकतर अमेरिका में और कनाडा के देशों में इस प्रकार के नगर पाए जाते हैं। शहर, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख और 10 लाख से अधिक भी हो सकती है, वो शहरों के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि जापान का टोक्यो शहर है। तीसरा सन्नगर, इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, इसलिए इसमें विश्व के लंदन जैसे शहर और न्यूयॉर्क जैसे शहर सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। मिलियन सिटी, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से बहुत अधिक होती है, वो मिलियन सिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पेरिस और न्यूयॉर्क शहर हैं। पेरिस यूरोप में और न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। इसी तरह से पांचवा है विश्व नगरी। विश्व नगरी का अर्थ है बहुत वृहत नगर, जिसमें 50 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, वो विश्व नगरी कहलाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें बोस्टन शहर और वॉशिंगटन शहर ये विश्व नगरी के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्न ये 4 अंक का आएगा, इसको ज़रूर आप तैयार करिए। कार्यात्मक वर्गीकरण आता है तो हमें अलग करना है, और सादा नगरों का वर्गीकरण आएगा तो हम जनसंख्या के आधार पर उसे लिखेंगे। कार्यात्मक वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। प्रशासनिक नगर, प्रशासन मतलब वो किसी शहर के किसी देश की राजधानी, किसी राज्य की राजधानी या महत्वपूर्ण नगर या फिर बंदरगाह भी हो सकते हैं। दूसरा व्यापारिक और व्यावसायिक नगर, ये बंदरगाह हो सकते हैं, ये किसी औद्योगिक केंद्र हो सकते हैं, तो वो व्यापारिक या व्यावसायिक नगर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक नगर।
सांस्कृतिक नगर में पर्यटन नगर भी हो सकते हैं और धार्मिक नगर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो कार्यात्मक वर्गीकरण हमारी जो पुस्तक है उसमें 3 आधार पर किया गया है: प्रशासनिक नगर, व्यापारिक और व्यावसायिक नगर और तीसरा सांस्कृतिक नगर। बच्चों इसको ज़रूर करिए। जैसा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और एक प्रशासनिक नगर भी है। उसी तरह से शिकागो एक व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं वो है बनारस। ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि एक धार्मिक भी और सांस्कृतिक नगर भी है। तो इस तरह से नगरों का जब कार्यात्मक वर्गीकरण करेंगे तो प्रशासनिक नगर, व्यापारिक और व्यावसायिक नगर और सांस्कृतिक नगर। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, ये प्रश्न अधिकतर आता है, जो बहुत ही इस बार थोड़ा कठिन विषय है, पर आपको ये समझना ज़रूरी होगा। जैसे कि स्थान यानी कि साइट और स्थिति यानी सिचुएशन में क्या अंतर है। स्थान और स्थिति में क्या अंतर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा बारीक अंतर है, परंतु ये आपको समझना होगा। सबसे पहला है स्थान यानी साइट। इसका अर्थ है कोई जगह जिस ज़मीन पर कुछ स्थित हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई शहर स्थित हो, कोई घर स्थित हो, कोई कार्यालय स्थित हो, कोई पार्क स्थित हो, तो वो स्थान कहलाता है। उसी तरह से स्थिति का अर्थ होता है सिचुएशन, अर्थात वहाँ पर दशा कैसी है। स्थिति में हम आसपास के सराउंडिंग्स तो लेते ही हैं, मतलब आसपास की चीज़ों को तो लेते ही हैं, साथ में वहाँ के जो मानवीय क्रियाकलाप हैं और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जो वातावरण है वो भी इसमें शामिल होता है। तो स्थिति का अर्थ है दशा या फिर वहाँ की अवस्था या फिर प्रकृति, वहाँ की प्रकृति से लिया जा सकता है। तो स्थान और स्थिति में ये अंतर है कि जिस स्थान पर, जिस ज़मीन पे कोई चीज़ स्थित हो, जैसे कि कोई शहर है, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, कोई बैंक है, वो स्थान कहलाएगा। स्थिति में मैंने क्या बताया कि स्थिति में हम जानेंगे कि जो वहाँ के मानवीय क्रियाकलाप हैं और सांस्कृतिक वातावरण जो है वो भी स्थिति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब साइट और स्थिति के बीच में क्या अंतर है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें तो आपको बाद में बहुत आसानी होगी। जैसे कि साइट का अर्थ होता है कि आसपास की जो भौतिक सुविधाओं के संबंध में स्थिति है, कि आसपास की जो भी भौतिक सुविधाएं हैं वो स्थिति कहलाती है। जबकि साइट एक संरचना है, यानी निपटान का सटीक स्थान है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलाप को भी इसमें शामिल किया जाता है। यदि आप किसी साइट को जानना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी मानचित्र में हम पता कर सकते हैं और किसी भी स्थान के बारे में हम जान सकते हैं, वो साइट कहलाएगा। तो स्थिति में ऐसी सुविधाएं भी शामिल हैं जो एक निपटान के लिए बाहरी हैं, जबकि साइट में ऐसी सुविधाएं हैं जो निपटान के लिए आंतरिक है। यहाँ पर फिर से आप समझ लीजिए कि स्थिति में ऐसी सुविधाएं शामिल हैं जो बाहरी भी हो सकती हैं, जबकि साइट में जो सुविधाएं हैं वो सब आंतरिक होती हैं। ये एक इसमें हल्का सा फर्क है। यानी कि साइट वो भूमि है जिस पे कि एक समझौता किया जा सकता है, जबकि स्थिति आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम अगर स्थिति की बात करें तो आसपास के क्षेत्रों के बारे में होगा। जैसे कि आप जाने कि हमारा स्कूल कहाँ है, तो ये हमारा स्कूल है, तो वो एक स्थान होगा। और अगर हम कहें कि स्कूल की स्थिति क्या है, तो आप इसमें बताएंगे कि उसके पास बैंक है, उसके पास बस स्टैंड है, उसके पास एक पोस्ट ऑफिस है, तो ये उसकी स्थिति कहलाएगी। साइट का निपटान जो है वो एक सटीक स्थान होता है, जबकि उसके आसपास जो मानव निर्मित या प्राकृतिक सुविधाओं के संदर्भ में स्थिति उसका वर्णन करती है। तो आप मेरे ख्याल से समझे होंगे कि स्थान और स्थिति में क्या अंतर है। स्थान का अर्थ है वो स्थान जहाँ पर कोई भी चीज़ स्थित है,
और स्थिति का मतलब है कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स, मतलब उसके आसपास और कौन सी चीज़ है। और साथ ही इसमें हम मानवीय क्रियाकलाप और जो पर्यावरणीय क्रियाकलाप हैं उनको भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा, जैसे कि इस मानचित्र से आप समझ पाएंगे। जैसे टोक्यो स्थान के रूप में है कि वो कहाँ पर स्थित है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका का एक स्थान दिख रहा है जिसको हम एक गोले के बनाकर हम दिखाते हैं, वो भी हम कहेंगे कि ये स्थान के रूप में दिखाया जाता है। तीसरा जो चित्र है वो नगर की स्थिति को बता रहा है। स्थिति का नगर कहाँ बसा है और उसके आसपास और क्या क्या सुविधाएं हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक और भौतिक सुविधाएं भी शामिल हैं। तो आप इसको समझे हैं कि टोक्यो स्थान के रूप में दिखाया गया है, और जो दूसरा दिखाई दे रहा है शहर, उसमें शहर अलग दिखाई दे रहा है और उसके आसपास की स्थिति भी दिखाई दे रही है, जो पर्यावरणीय है और मानव जनित भी है। अब बच्चों, आपको इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने आपको बताए कि हमको किस तरह से इन प्रश्नों को करना है। जो भी हमने आज विषय पढ़े हैं वो प्रश्न के रूप में आएंगे और 4 नंबर का प्रश्न ज़रूर आएगा। इसके साथ ही इस बार आपको 2 मानचित्र तैयार करने हैं। एक तो भारत के मानचित्र में भी आपको 5 अंक का प्रश्न आने वाला है और विश्व का मानचित्र भी आने वाला है। तो भारत के मानचित्र में आप निम्न को दर्शाइए, निम्न स्थानों को दर्शाइए। ये आसान है और आप आसानी से नक्शा बनाकर इसको दर्शा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और विशाखापट्टनम। अवश्य आप इसको भारत के मानचित्र में दिखा पाएंगे। इसके साथ ही, क्योंकि हम मानव बस्ती पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण नगर आप इस मानचित्र में बनाने का प्रयास करेंगे। ये मैंने महत्वपूर्ण नगर आपको दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नगर आप बना सकते हैं, जैसे कि आप पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाहों को दिखा सकते हैं, जैसे कि कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई। और इसी तरह से पूर्व में कांधला, सूरत, मुंबई, मार्मागांव, तूतीकोरिन, ये बंदरगाह भी आप इसमें दिखा सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करते रहना है। अब देखिए, विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। विश्व के मानचित्र में भी जिस तरह से हम भारत के मानचित्र में महत्वपूर्ण बंदरगाहों को और महत्वपूर्ण नगरों की राजधानियों को हम दर्शाएंगे, तो मुख्य रूप से देखिए टोक्यो, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, शंघाई और अदन, ये उदाहरण के तौर पर मैंने दिए हैं। इनको आप ज़रूर नक्शे में बनाइए। इसके साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और पर्थ हैं, ब्यूनस आयर्स है, मोंटेविडियो है, मनीला है, सिंगापुर है, ऐसे और जो बंदरगाह हैं उनको भी आप इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब अंत में एक क्विज़ आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रही हूँ, उसको आप देखिएगा और आप अपने आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें कि ये कौन सा प्रतिरूप है, नगरीय प्रतिरूप है। आपने अभी पढ़ा है कि ग्रामीण प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो ग्रामीण प्रतिरूपों में पहला जो दिख रहा है वो कौन सा प्रतिरूप है, दूसरा कौन सा प्रतिरूप है, तीसरा प्रतिरूप कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा और छठवा। मुझे लगता है आप आसानी से पहचान पाए होंगे। तो आप अपनी कॉपी में इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा ऐसा लिखकर इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। गलत भी हो सकते हैं, परंतु उसको आप अपनी पुस्तक से देखकर सुधारेंगे और उसका प्रयास करेंगे। तो पहला हमने क्या पाया, पहला है रेखीय। दूसरा क्या होगा, दूसरा बताइए, चौपट्टी हो सकता है। तीसरा है अरीय प्रतिरूप, चौथा है टी आकार का प्रतिरूप, पांचवा वृत्ताकार प्रतिरूप और छठा जो है वो है तिकोना यानी तीरनुमा प्रतिरूप। तो आपने इस तरह से पाया कि इस तरह से भी हम क्विज के रूप में अपने ये प्रश्न जो 4 अंक का आने वाला है उसको आप तैयार कर सकते हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको
ये प्रश्न रूपी जो आज हमारी चर्चा थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार करिए। इसमें से मैंने आपको बताया कि 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का एक बड़ा प्रश्न आएगा। जो प्रश्न हमने आज चर्चा किए हैं उसमें से प्रश्नों को आप तैयार करिए और कॉपी में लिखिए और आप अच्छे से उसको तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।